नमस्कार। पिछले दिनों पर हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वांटम अप्रोच से उसको सॉल्व किया। किस प्रकार से हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्लासिकल ऑसिलेटर से डिफरेंसेस आए हैं उनकी विवेचना की थी। हमने अब तक एनर्जी आइगन वैल्यू का मान निकाल लिया था और 0 पॉइंट एनर्जी की विवेचना कर ली थी। अब इस थर्ड ईयर फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स में इस आर्टिकल में जो एक काम और रहता है वो है आइगन फंक्शन। हमने जिस प्रकार से बताया एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकाला, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला और कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद नॉर्मलाइज कोफिशिएंट को इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो हमने कंप्लीट वेव फंक्शन को लिखा था n hn बाई e की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई 2। hn बाई हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल है जिसका जो मान है वह होता है -1 की पावर n e की पावर बाई स्क्वायर dn d बाई n e की पावर माइनस बाई स्क्वायर। हम n के मान 0, 1, 2, 3 दे करके अलग अलग इस पॉलिनोमियल के मान ज्ञात कर सकते हैं जिस प्रकार की मैंने किया है, और h0, h1, h2, h3 के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जब हम ये मान ज्ञात कर सकें तो कुल मिलाकर के जो बात रह जाती है वह फिर नॉर्मलाइज कोफिशिएंट की बात रह जाती है। और नॉर्मलाइज कोफिशिएंट को ज्ञात करने के लिए हम नॉर्मलाइज कंडीशन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मलाइज कंडीशन के हिसाब से, नॉर्मलाइज कंडीशन की शर्त के अनुसार -∞ से +∞ साई स्टार dx = 1। तो जो कंप्लीट वेव फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने पर हमें इंटीग्रल प्राप्त होता है n² बाई अल्फ़ा इंटीग्रल -∞ टू +∞ hn बाई स्क्वायर e की पावर माइनस बाई स्क्वायर d बाई = 1। हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान प्राप्त होता है 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई। और इस प्रकार से नॉर्मलाइज कोफिशिएंट का मान हमें ज्ञात हो जाता है और यह प्राप्त होता है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n रूट n फैक्टोरियल n रूट पाई। और इस प्रकार से जो आइगन फंक्शन बनेगा उसका मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई hn बाई e की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई 2। ये जो वेव फंक्शन प्राप्त हुआ है यह वेव फंक्शन आइगन फंक्शन कहलाएगा। परीक्षा में कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमको मिला है कि वो वेव फंक्शन के प्लॉट के लिए कह सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने इस आर्टिकल में n बराबर 0, 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 अनेक मानों के लिए वेव फंक्शन को प्लॉट किया है। और जो वेव फंक्शन का प्रकार है उसको मैंने n बराबर 0 के संगत साई 0, n बराबर 1 के संगत साई 1, n बराबर 2 के लिए साई 2 और इसी प्रकार से साई 3, साई 4, साई 5 को प्लॉट किया है और ये मैंने आपको दिखाया है। इस प्रकार के प्रश्न हमें परीक्षा में मिले हैं। इसमें एक जो फिगर आप देख रहे हैं वो है फिगर ए और फिगर बी। इसमें साई 0 पर लिया है और बेसिकली यह क्लासिकल ऑसिलेटर और क्वांटम ऑसिलेटर की विवेचना किस प्रकार से अंतर है उसकी विवेचना करता है। हम अपने पिछले व्याख्यान में इसकी विस्तृत रूप से विवेचना कर चुके हैं और हमने फिर ये दिखाने का प्रयास किया है जिस प्रकार से n के मान में बढ़ोतरी होगी, n के मान में बढ़ोतरी होने पर क्लासिकल ऑसिलेटर और क्वांटम ऑसिलेटर का जो डिफरेंस है वह कम होने लगता है और n का मान बढ़ने पर क्लासिकल ऑसिलेटर क्वांटम ऑसिलेटर दोनों डेंसिटी सेम होती है। इसलिए मैंने लिखा है द एग्रीमेंट बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज इम्प्रूव रैपिडली विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ n। इस प्रकार का जो मैंने ये ग्राफ खींचा है यह है ग्राफ
n बराबर 10 नंबर के लिए खींचा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन में इवन और ऑड पैरिटी संभव है। जैसे हमने जो पिछली बार जो वेव फंक्शन निकाला था, अगर हम उसमें n बराबर 0, 2, 4 इस प्रकार के मान को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन हमको प्राप्त होता है उसमें इवन पैरिटी का गुणधर्म पाया जाता है, जबकि n बराबर 1, 3, 5, 7 के संगत जो वेव फंक्शन हमको प्राप्त होता है उस वेव फंक्शन में ऑड पैरिटी का गुणधर्म मिलता है। तो इस प्रकार से हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन है उसमें इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी भी गुणधर्म में मिलती है। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। यह क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया है और उसमें कहा गया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी व्हेन द स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन psi xt is equals to 1 by root 2 psi 0 xt plus psi 1 xt, where psi 0 and psi 1 are the wave function for the ground state and for the first excited state. ओके हम कंप्लीट वेव फंक्शन निकाल चुके हैं, हम नॉर्मलाइज कोफिशिएंट का मान निकाल चुके हैं। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है और मेरा ये आपको परामर्श है कि कम से कम हम 2-3 वेव फंक्शन के मान को याद रख लें। तो मोटे तौर पर हम साई 0, साई 1 और साई 2 के मान को याद रख लें तो हमें अनेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि वास्तव में इस सब को मैथमेटिकल ड्राइव करना थोड़ा सा कठिन कार्य होगा। इसलिए 2 वेव फंक्शन तो कम से कम याद होना ही चाहिए। तो जैसे हमने कहा साई 0 का मान इस आर्टिकल में जैसा अभी हमने निकाला था कंप्लीट वेव फंक्शन में मैंने यूज किया है, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि साई 0 का जो मान है यह मान साई 0 स्टार यानी इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के भी बराबर है। उसी प्रकार से साई 1 का मान निकाल लिया है। साई 1 का मान हम आपको ध्यान होगा कंप्लीट वेव फंक्शन के लिए हमने क्या किया था, n नॉर्मलाइज कोफिशिएंट hn बाई e की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई 2। hn बाई हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल है, n नॉर्मलाइज कोफिशिएंट है, और इस प्रकार से हम साई 1 का मान निकाल लेते हैं और साई 1 का मान भी जो निकल के हमें प्राप्त होता है वह मान साई 1 स्टार के बराबर है। ओके, अब हम अपनी प्रॉब्लम पर लौटते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वह है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालें। तो क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स के अनुसार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज रिटन नाउ इंटीग्रल ऑफ साई स्टार ई साई डी एक्स। चूँकि साई का मान इस प्रॉब्लम में हमको डिफाइन किया हुआ है, इट इज़ 1/√2 साई 0 प्लस साई 1, देयर फोर इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/√2 साई 0 स्टार साई 1 स्टार। Hence, psi star it is equals to 1/√2 psi 0 plus psi 1 and its multiple with the complex conjugate. Therefore, जो इनका प्रोडक्ट है psi स्टार का जो मान निकल के आएगा वह मान निकल के हमको प्राप्त होता है 1/2 psi 0 स्क्वायर प्लस psi 1 स्क्वायर प्लस 2 psi 0 psi 1। देखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में जिस प्रकार के मैथमेटिकल डेरिवेशंस और जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, कई बार हम अगर देखेंगे तो हमको लगेगा सब कुछ ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक हम खुद ड्राइव नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू यू कि आप स्वयं भी इसको कुछ ना कुछ ड्राइव करें, देन यू विल लर्न समथिंग। हेंस expectation value is equals to 1/2 psi 0 square e0 dx, and second integral is 1/2 psi 1 square e1 dx, and third integral is 1/2 to psi 0 psi 1 e dx. Now oscillator cannot remain between two labels, 0 और पहले लेवल के बीच में तो रहेगा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जो तीसरा इंटीग्रल है हमें उसको 0 कर देना चाहिए। हमने उसको 0 कर दिया है और पहले इंटीग्रल में मान E0 है यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गया, दूसरे इंटीग्रल में मान E1 है, इसका मतलब 3/2 h क्रॉस ओमेगा हो गया। तो हम E0 और E1 के मान इस इंटीग्रल में रखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से मान आता है।
1/4 h क्रॉस ओमेगा इंटीग्रल दिस वन प्लस 3/4 h क्रॉस ओमेगा दिस इंटीग्रल। अब पहले इंटीग्रल पर ध्यान दीजिएगा। 1/4 h क्रॉस ओमेगा इंटीग्रल की जो साइड है जिसको मैंने लिखा है अल्फा अपॉन रूट पाई, इसको और हमने बाहर ले लिया है और अंदर इंटीग्रल रह गया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर dx। इसका जो इंटीग्रल का सॉल्यूशन है वह मान होता है रूट पाई अपॉन अल्फ़ा। उसी प्रकार से जो दूसरा इंटीग्रल है 3/4 h क्रॉस ओमेगा एज इट इज़ लिखा गया है और इसके अंदर साइड जो टर्म है अल्फ़ा अपॉन 2 रूट पाई बाहर लिख लिया गया है और 4 अल्फ़ा स्क्वायर ले लिया गया और इस इंटीग्रल का जो मान निकल के आता है वह निकल के आता है 1/2 रूट पाई अपॉन अल्फ़ा क्यू। इन दोनों इंटीग्रल के मान को डायरेक्ट आप रख दें और जब आप डायरेक्ट रखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसका मान आता है 1/4 h क्रॉस ओमेगा प्लस 3/4 h क्रॉस ओमेगा। Hence, expectation value of energy when of the state of harmonic oscillator when the state is described by this following function is equals to h cross omega. As far as these two integral is concerned, I have solved out these two integral. You can see it or you can directly use their result in the derivation. Thank you. आप देखिएगा इस क्वांटम मैकेनिक्स के पाठ्यक्रम में हम यूनिट 3 में एंटर कर चुके हैं। तो लगभग हमारा 75% जो पाठ्यक्रम है वो हम पूर्ण कर चुके हैं। अब आपको चाहिए कि आप इस विषय को ढंग से अपना अध्ययन प्रारंभ करें और कुछ प्रॉब्लम आए तो बातचीत करें। धन्यवाद।